सो नुमान फाइनली एक हफ्ते की स्ट्रगल के बाद हुमैरा की डेथ की वजह सामने आ गई है कि उनकी डेथ क्यों हुई और कैसे हुई। ओके। लेकिन नुमान उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस केस की अलिफ बे का भी समझ में नहीं आ रही, तो उनको मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि हम उसके बाद अपने मेन टॉपिक पर आएँ कि हुमैरा असगर की डेथ कैसे हुई थी। ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बता दो कि आज हम कोई अजम्पशन की बेस पर तो नहीं बात करेंगे? नहीं, आज हम लोग कोई अजम्पशन की बेस पर बात नहीं करेंगे। एक ऑथेंटिक सोर्स के जरिए जो सब कुछ मुझे पता लगा मैं वो आपके साथ विद प्रूफ शेयर करूंगी। हाँ, क्योंकि इस स्टेज पे मैं अब ये चाहता हूँ कि यार आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कीजिए, क्योंकि एनालिसिस तो हमने इस पे बहुत कर लिया, बहुत दफा कर लिया। एक्चुअली में पता चलना चाहिए कि क्या हुआ, उसकी डेथ हुई किस तरह से, क्या रीजन बनी थी। तो इस चीज को मेरे ख्याल से हमें पहले एक्सप्लेन करना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं क्विक सा ओवरव्यू दे देती हूँ पहले अपनी न्यू ऑडियंस को जिनको इस केस की समझ में नहीं आ रही। तो केस कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि पुलिस एक फ्लैट पर जाती है जिनको बैलफ रिलीज होता है कि आप उस अपार्टमेंट में जाएं और उनसे जिन्होंने उस फ्लैट पर कब्जा किया हुआ है उनसे वो कब्जा उसके असल माल के मकान को लेकर दिया जाए जो उस फ्लैट का ऑनर है। जब पुलिस उस फ्लैट के ऑनर के साथ उस अपार्टमेंट में जाती है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि उस वक्त पुलिस बताती है कि वो 1 मंथ पुरानी है। और जब उसकी फोरेंसिक होती है, उस फ्लैट की थोड़ी सी तलाशी ली जाती है तो पता लगता है ये एक मशहूर अदाकार हैं हुमैरा असगर के नाम से, जो मॉडल रह चुकी हैं और जिन्होंने तमाशा में भी आप लोगों ने उन्हें देखा होगा, उसके अलावा उन्होंने कुछ ड्रामे भी किए हैं। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी से वायरल हो जाती है। जैसे जैसे फोरेंसिक होती है पता लगता है कि ये डेड बॉडी उनकी कोई 1 मंथ पुरानी नहीं 9 मंथ्स पुरानी थी। वो तकरीबन अक्टूबर से उनकी डेथ हुई थी। तो इस केस में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि किसने उनको मारा और कब उनकी डेथ हुई, किसी को पता क्यों नहीं लगा। सबसे मेन क्वेश्चन ये यहाँ पर उठता है कि उसकी फैमिली ने उन 9 मंथ्स में अपनी बेटी का हाल चाल क्यों नहीं पूछा, किसी को उसकी फिक्र क्यों नहीं हुई कि वो 9 मंथ से किधर थी। और ज़्यादा कट्टा तब खुल जाता है जब फैमिली को अप्रोच किया जाता है और फैमिली से पूछा जाता है कि इस तरीके से आपकी बेटी की डेथ होगी, और फैमिली जो है आगे से जो उसका बाप है वो अब बेटी की मैयत लेने से इनकार कर देता है। वो कह देता है कि नहीं, मतलब आप इसको दफना दें। उसी के बाद एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल होता है जो उसकी भाभी का होता है, हुमैरा की भाभी का, जो आकर बताती हैं कि इसके पेरेंट्स के साथ आपस में कभी नहीं बनी, इनमें जो है वो जायदाद को लेकर बहुत ज़्यादा फाइट्स होती रही थी। और ख़ास तौर पे वो तो ये भी कह देती है कि इसके भाई ने जो है वो इसको मारा होगा। जैसे ये सारी खबरें फैलती है तो अचानक से हमें पता लगता है कि उसका भाई और उसका जीजू आ रहे हैं उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए। जैसे वो लोग डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, अगला सीन ये होता है कि वो लोग डेड बॉडी को उसके आबाई घर नहीं लेकर जाते, उसको सीधा सीधा कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। इस पर फिर से ऑडियंस एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस उठा देती है, क्योंकि भाई देखो, अगर आपकी वो बहन बेटी है तो आप ऐसे तो नहीं ना कि बारों बार ही उसको दफना दोगे। कुछ तो आप ट्रेडिशनल वे में, पहले आप बॉडी ले नहीं रहे थे, जब आपको बॉडी मिल गई उसके बाद आपने ला के बस उसको दफनाने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस उसके पेरेंट्स पर उठते हैं कि आप लोग अपनी बेटी की डेड बॉडी को जो 9 माह बाद आपको मिली, आप उसको घर क्यों नहीं लेकर गए। एक फीलिंग्स होती हैं उसके पेरेंट्स का। जब इंटरव्यू सामने आता है तो वो कहते हैं कि उसकी भाभी ने जो भी बातें फैलाई वो सब झूठ थी। और फिर खासतौर पर यह भी क्लियर होता है कि उसकी भाभी को डिवोर्स हुई भी थी। और इसके साथ ही हुमैरा के ज़ात पर एक और बहुत बड़ी बात लगाई जाती है कि उनका किसी ने रेप किया है। वो ड्रग्स में मुलव्विस थी, वो ड्रग्स लेती थी और अपनी डेथ से कुछ मंथ्स पहले वो बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ में जाती थी जो बीच साइड पर होती हैं। और जिसने रेप का एलिगेशन लगाया था वो बेसिकली कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मतलब वो एक फेक किसी ने कंप्लेंट डाली थी मरीम नवाज़ के पोर्टल पे, जो कि आगे जाके एक्सपोज होती है कि एसएच वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, जिसका नाम लिया जा रहा था शायद वो ज़रूर एग्जिस्ट करता हो। एग्जैक्टली। इसी के साथ ये बातें भी फैल रही थी कि हुमैरा जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही हैं। उनके घर में फूड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है जो अक्टूबर से एक्सपायर भी हो चुका है। लेकिन ये बात बाद में वाज़ेह होती है कि एक्चुअली में उनके अकाउंट में तकरीबन 4 लाख रुपए मौजूद थे। फिर जैसी और इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो पता लगता है कि जिस टाइम उनकी डेथ हुई उस टाइम वो लॉन्ड्री कर रही थी, अपने कपड़े धो रही थी। तो आज तक उनके टब में वो कपड़े डिप हुए हुए वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। उनके घर की सफाई हुई थी, जैसे इंसान घर के कामों में लगता है वही सब कुछ होता है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ की विंडो ओपन थी। हो सकता है उन्होंने काम के दौरान विंडो ओपन की हो सकता है कि वैसे ही किसी ने कर दी हो। और ख़ास तौर पे उनके जो बैग वगैरह थे वो सारे पैक हुए हुए थे, और जिस पोजीशन में वो गिरी थी वो भी बड़ी सस्पिशियस थी कि जैसे एकदम से बंदा उल्टा होकर गिर जाता है, चेस्ट पे उसने हाथ रखा हुआ था।
तो बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज बना रहे थे कि शायद उसके खाने में किसी ने जहर डाल दिया था। एकदम से चेस्ट में पेन होती है ना यहाँ पर, जब आपके खाने में जहर हो और फिर आप वहाँ पर ही गिर जाते हो और आपकी डेथ हो जाती है। बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी बातें की, हमारे भी कुछ एनालिसिस थे, क्योंकि जो हम देख रहे थे कि कैबिनेट पे कपड़े लटके हुए हैं, सामने बैग वगैरह पैक है, मे बी वो कहीं निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर अरीज ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि क्राइम सीन्स में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बाहर से बंदा आकर ये काम करता है तो वो एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है। जैसे बेडशीट को बड़ा मुनासिब तरीके से उसने प्रॉपर बिछाया हुआ था और रूम बड़ा क्लीन था, बैग पैक थे, मे बी ये उसी ने की हों। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें सामने आती हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी सामने आती है, उसकी भाभी कहते हैं कि हुमैरा को अपने विंडोज़ और डोर क्लोज रखना पसंद था रूम का, तो वो कभी भी अपार्टमेंट का अपना ऐसे विंडो ओपन नहीं रख सकती क्योंकि वो अकेली रहती थी। तो एक क्वेश्चन ये भी उठा था कि हो सकता है कोई विंडो के थ्रू आया हो, उसने उसको वहाँ पर टीवी लॉन्च में जाकर रख दिया हो, उसको गिरा दिया हो और वहीं से वहीं विंडो से भाग गया हो। लेकिन उसके साथ ही कुछ चीज़ें वहाँ से वाज़ेह होती हैं, वो ये होते हैं कि 3 मोबाइल, टैबलेट और एक लैपटॉप मिलते हैं। डायरी में से उनके पासवर्ड लिए जाते हैं और उसके साथ ही उनके वहाँ से 2 आईडी कार्ड मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 आईडी कार्ड कैसे हो सकता है, एक ओरिजिनल हो और एक कॉपी हो, हम लोग कलर कॉपीज़ करवा के रखते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं था। एक आईडी कार्ड पे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 1983 की थी और दूसरे आईडी कार्ड पे उनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 की थी। और इससे ये बात वाज़ेह होती है बेसिकली कि पाकिस्तानी शोबिज़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इस तरह का फेक काम कर रहे हैं। अपनी एज कम दिखाना शोबिज़ के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है, फिर लिखना भी वैसा और एज कम होना भी प्रैक्टिकली बड़ा ज़रूरी होता है काम के लिए। तो वो जो कम एज वाला आईडी कार्ड था जिसमें उनकी एज 28, 29 या 30 साल बनती थी तकरीबन, वो यूज़ करती थी काम के लिए। और जो उनका एक्चुअल आईडी कार्ड था जिसमें 83 की उनकी पैदाइश है, वो अपने बैंक और जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए यूज़ करती थी। एंड बाय द वे ये लोगों के लिए बड़ा एक शॉकिंग पॉइंट बना कि कैसे एक वो अपने आप नादरा ने ऐसे कैसे उन्हें इजाज़त दे दी 2 आईडी कार्ड रखने की। इसमें बड़ी सबसे पहले यहाँ पर नादरा के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन खुलती है कि वो आईडी कार्ड किसने बनाया, किसने अप्रूव किया, क्या किया। अगर आप उसके ऊपर भी देखेंगे तो शायद आपको कोई ग्रोह सामने नज़र आए कि जो इस तरीके से डबल आईडी कार्ड बना कर दे रहा है फीमेल्स को, विच इज़ इनसेन। मतलब मुझे तो इस सीन के बाद औरतों की एज के ऊपर से यकीन उठ गया। और इसके साथ ही उनकी भाभी ये भी बताती हैं कि वो शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बस चाहती थी कि मैं कुछ बन जाऊं, ऐसे ही मैं अपनी लाइफ सिंगल गुजारूं। इसके साथ ही उनके हेयर स्टाइलिस्ट का एक बहुत ही अजीब सा इंटरव्यू सामने आता है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट डेट भी पता लग गई थी कि कब हुमैरा की डेथ हुई। हुमैरा की डेथ हुई थी 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे। लेकिन उनके जो हेयर स्टाइलिस्ट थे उनके पास उनके कुछ शूट्स की पिक्चर्स थी, जिसके लिए वो बार बार हुमैरा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनका हुमैरा से कॉन्टैक्ट हो जाए और वो जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड कर सकें। जैसे वो देखते हैं कि फैब तक वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, उनके कोई मैसेजेस, कोई पोस्ट नहीं लग रही, तो उनके हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो ये एक पोस्ट अपलोड करते हैं। इसमें वो जब अपलोड करते हैं तब तक तो उनका लास्ट सीन और डीपी उस स्टाइलिस्ट को शो हो रही थी और उन्होंने जब फैब में हुमैरा को कॉल की तो रिंगिंग जा रहा था व्हाट्सएप पर। अगर आपका नेट ऑफ हो तो कॉलिंग आता है, अगर आपका नेट ऑन हो तो आपके व्हाट्सएप पर रिंगिंग आता है। तो उनकी जो थी कॉल जा रही थी, रिंगिंग आ रही थी। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि उनके पास गालबन आईफोन ही था, तो आईफोन की बैटरी से आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं कि एक दिन भी बिना चार्ज के गुजार जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है। जैसे कि उन्होंने अगर उनकी डेथ होगी उन्होंने नहीं यूज़ किया, अक्टूबर में अगर डेथ 2 दिन भी लगा लो आप, 3 दिन भी लगा लो कि बिना यूज़ किए वो 3 दिन तक उसकी बैटरी स्टेबल रही, लेकिन फैब तक रिंगिंग होना समझ में नहीं आती। और जैसे वो पोस्ट लगाकर हटते हैं उससे अगले ही घंटे जब वो उनकी व्हाट्सएप पर जाके दोबारा कॉल करते हैं तो कॉलिंग आ रहा होता है और डीपी रिमूव होती है, लास्ट सीन रिमूव होता है। ये एक बहुत ही थ्रेटनिंग, सरप्राइजिंग, थ्रिलर बात है कि कैसे जो है पहले उनकी डीपी लगी हुई थी, फ़ोन भी रिंग हो रहा था और फिर ऑल ऑफ सडन मेरे ख्याल से ये उनका तीसरा मोबाइल होगा जो वहाँ से गायब हुआ है, जो अभी तक नहीं मिला। और वो तीसरा मोबाइल जिसके पास है ना, असल कहानी उसको पता है। मेरा एक और बार मैं आपको मज़े की बताती हूँ यहाँ पर, वो ये है कि उनके जो 2 मोबाइल थे जो पुलिस को मिले हैं उसमें से बहुत सारी चैट्स डिलीट थी। से 15 लोगों को उन्होंने सेम मैसेज सेंड किया हुआ था कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है और साथ में हेलो का। और तो उसके अलावा उन दोनों मोबाइल्स पर कोई भी पासवर्ड्स नहीं थे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और ये भी तो हो सकता है कि जिसके पास तीसरा मोबाइल हो उसने वो पहले 2 मोबाइल्स पे इंटेंशनली इस तरह के मैसेज खुद से ही कर दिए हों। ये भी तो हो सकता है ना कि उसने वो वहाँ से
मैसेज भी खुद कर दिए हों खुद कर और दिए। बाकी का जो डिलीट वगैरह भी किया वो उसने खुद ही किया, चैट वगैरह, ताकि प्रूफ ना मिल सके। बिल्कुल। उसके बाद ही बहुत सारे लोग कह रहे थे कि काफ़ी पॉश एरिया है जहाँ पर उनका अपार्टमेंट था, तो वहाँ से सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिली। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि वो पोश एरिया कोई ऐसा इतना ख़ास एरिया नहीं था, वहाँ पर बहुत ही सस्ते और फजूल किस्म के फ्लैट्स होते हैं, सिक्योरिटी भी ऐसा कोई ख़ास नहीं होती। और असल में आप लोग जो उनका एरिया समझ रहे हैं ना, वो आप लोग समझ रहे हैं डिफेंस क्लिफ्टन कराची का पोश एरिया, ठीक है। असल में वो डीएचए क्लिफ्टन में नहीं रहती थी, वो ख़ियाबान इत्तेहाद फेज 6 में रहती थी, जहाँ पर बहुत सारे सस्ते अपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप उनके ये रेंट का पेज भी देखें जितने पे उनका रेंट की एग्रीमेंट हुआ था, आजकल ये बहुत मामूली सी बात है कि किसी भी अपार्टमेंट का 40K रेंट होना। अगर पोश एरिया में है तो उधर आपका 50 से 70 के राउंड अबाउट या 80 होता है। रूम मिलता है अच्छा यार 40K का, जो लग्जरी अपार्टमेंट नहीं मिल सकता। अपार्टमेंट जो होता है वो 60-70 के मिलते हैं। और वैसे भी इसका अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा खुला भी था, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका 40K भी रेंट क्यों था। अगर वो अपार्टमेंट थोड़ा छोटा होता तो उसका जो रेंट होता वो और 25-30 हज़ार होता मेरे ख्याल से। जो उधर सिक्योरिटी के मेजर्स थे और कैमरास थे वो वहाँ पर उस तरह से कुछ भी नहीं थे। किस्सा मुख्तसर ये कि बेसिकली जब इतने अरसे बाद उसकी वो डेड बॉडी मिली, शुरू में पुलिस वालों ने खुद से ज्यूम कर लिया 1 महीना पुरानी है, फिर पता चला 9 महीने पुरानी है, फिर वो सारी बातें क्लियर होती हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें सामने आती जा रही थी, वैसे ये भी चीज़ सामने आई। जो लोग उन पर ये बात लगा रहे थे कि वो 1 महीना पहले से ही अपनी डेथ के बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाती थी, तो वो बात बिल्कुल गलत थी। उन्होंने 1 महीना पहले से अपने आप को हाउस अरेस्ट किया हुआ था, जिससे ये भी साबित होता है कि वो 1 महीने से अपने घर से बाहर उन्होंने कदम भी नहीं रखा था। और लास्ट जो उन्होंने अपना ट्रिप किया था वो दुबई का किया था, उसके अलावा वो किसी ट्रिप पर नहीं गई। शूट्स भी उन्होंने जो लास्ट में किए थे वो कोई थे उनके 30 सितंबर को तो उन्होंने पोस्ट किए थे, लेकिन उनके जो लास्ट शूट थे वो अगस्त के थे। अगस्त के बाद वो किसी शूट पर नहीं गई, उन्होंने अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लिया था। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा अहम है इस केस में। जैसे वो किसी से डर रही थी या किसी की तरफ से धमकियां आ रही थी। धमकियों से याद है, लास्ट टाइम जो उनकी अपनी मदर से बात हुई थी वो ये हुई थी कि अम्मी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी सिम्स बंद कर दी गई हैं। तो उनकी मदर आगे से पूछती हैं कि तुम मुझे बताओ क्या इशू है। वो कहती है नहीं कोई इशू नहीं है, बस आप मेरे लिए दुआ करें। ठीक है। इस सब के बाद भाई फाइनली फिर क्या होता है कि ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी मेडिकल की, इसका बड़ा वेट किया जा रहा था, क्योंकि इससे बेसिकली ये बात वाज़िया होनी थी कि उनकी एक्चुअली में डेथ कैसे हुई। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी अजम्पशंस थी, इवन के हम लोग भी बहुत ये कह रहे थे अपनी वीडियोस में कि शायद उसका मर्डर हुआ है, शायद उसके भाई ने मारा है, शायद या लैंडलॉर्ड ने मारा हो, लैंडलॉर्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है। बहुत सारी अजम्पशंस बहुत सारे लोग देख रहे थे इंक्लूडिंग अस। बट अब जो रिपोर्ट आई है, दैट रिपोर्ट इज़ सीरियसली इनसेन आई वुड से, इन अ सेंस के जहाँ पर सभी लोगों की प्रेडिक्शन गलत साबित होती है, क्योंकि इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा था। और इसी रिपोर्ट से फ़िलहाल हम एक ऑथेंटिक सोर्स से ये बात कह सकते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई। तो रिपोर्ट ये बेसिकली कहती है कि उनकी बॉडी से जो भी सारे सैंपल्स वगैरह लिए गए हैं, उनको किसी भी किस्म का जहर नहीं दिया गया था उनके स्टमक से या जो उनके जिगर से। बाकी जो भी उस रिपोर्ट के जो सारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने के बाद पता ये चलता है कि किसी भी तरह का टॉर्चर भी नहीं हुआ था उन पर, कोई उनकी हड्डी भी ब्रेक नहीं हुई, यानी कि किसी किस्म का बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ। नॉर्मली जब आप पे कोई तशद्दुद करता है, लड़कियां ख़ास तौर पे इस लेवल की जो स्लिम होती हैं, अगर उनको बहुत बुरे तरीके से मारा जाए, झंझोड़ा जाए, धक्का दिया जाए, हड्डी टूटने के चांसेस होते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं था। बॉडी ऑब्वियसली डिकम्पोज हो चुकी थी उस टाइम तक, तो ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था कि कोई फिज़िकल वायलेंस उस तरह से हुआ है या नहीं, क्योंकि एक सर्टन टाइम तक जब आपकी बॉडी पड़ी रहती है तो वो वैसे ही बेचारी वायलेंस का शिकार हो जाती है। सारी की सारी बॉडी को कीड़े खा जाते हैं। तो ऐसी बॉडी के ऊपर से क्या आपने मज़ीद फ्रैक्शन देखनी थी या क्या देखना था कि उसके साथ कुछ रेप हुआ या नहीं। तो इट वॉज़ एक्सट्रीमली हार्ड फॉर देम टू फिगर आउट कि क्या उसके साथ कुछ फिज़िकल वायलेंस हुआ। बट जो मेन चीज़ है, किसी भी किस्म की बोन फ्रैक्चर नहीं हुई, किसी भी किस्म का कोई ऐसा सैंपल नहीं मिला जिससे ये बात वाज़ेह हो कि उसने कोई जहरीली चीज़ खाई थी या जहर खाने की वजह से उसकी डेथ हुई। तो जो दो मेन आंसर थे इसके अंदर के फिज़िकल वायलेंस या फिर जहर देकर मारने वाला, वो तो होते हैं गलत साबित। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये नेचुरल डेथ। बट नेचुरल डेथ भी जो थी वो किस तरह से हुई, अगर उसकी बॉडी रिमेन रहती जैसे उसका हार्ट या फिर बाकी सारी चीज़ें, तो फिगर आउट किया जा सकता था अच्छा क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ या व्हाटएवर। अब 10 मंथ्स पुरानी बॉडी को आप जिस बॉडी के पल्ले कुछ भी ना बचा हो, उससे आप क्या
बाकी टिश्यूज़ का एक्सपेरिमेंट करके चेक करोगे। एज ऑफ माई मेडिकल नॉलेज मे भी कोई ऐसा प्रोसीजर हो। उसके लेकिन अलावा यहाँ पर नुमान जो एक चीज़ मेरी समझ में आती है वो ये कि ये बहुत डाइट कॉन्शियस थी, ठीक है। जो इन्हें लिमिटेड फूड मिला उसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में मुब्तला थी, उसका मतलब ये था कि वो लिमिटेड ही खाना खाती थी, उनके स्टमक को उतनी ही खाने की आदत हो गई थी। ये भी हो सकता है उन्होंने इतनी क्रैश डाइट की हो जिसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अब उनकी एज जो हमारे सामने वाजिया हो गई है 45-40 के राउंड अबाउट ये हैं, तो उस एज में उतनी क्रैश डाइट भी आपको सूट कभी कभार नहीं करती। और वैसे भी आपको एकदम से आपका दिल घबराना शुरू हो सकता है, आपको अटैक हो सकता है। आपने अभी ये शिफाली के केस में क्या देखा, वो एक ठीक है एज कम की कैप्सूल ही ले रही थी, वैसे तो वो बड़ी फिट थी, बट आप देखें कि कुछ गलत खाने से खाली पेट क्या से क्या हो गया। तो अब जिस तरह से ये भी अपने आप को इतना इसने वेट कम किया था, अगर आप इसकी पुरानी पिक्चर्स देखें तो यू विल बी शॉक कि इसने अपना 30 kg वज़न कम किया था। अब ऑब्वियसली डाइट कॉन्शियस भी थी, एज कॉन्शियस भी थी, इसलिए दो आईडी कार्ड बना कर रखे थे। एम्बिशियस बहुत थी कि लाइफ में कुछ करना है, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पीछे, बट फिर भी इस सब के बाद जब आप अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते और खुदा ना खास्ता आपको बहुत बुरा चक्कर आ जाए, आप अगर गिर जाओ और उसके बाद आपको कुछ संभालने वाला ना हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चक्कर आ जाता है, गिर जाता है इंसान, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जब फैमिली में कोई इस तरह की क्रैश डाइट वगैरह कर रहा हो तो उसको हम फ़ौरन से पकड़ लेते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अच्छा हुआ बड़े अच्छे टाइम पे ले आया, मैंने ये ड्रिप लगा दी, ये कर दी, वो कर दिया, वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। लेकिन एक इंसान जो बिल्कुल अकेली रहती है एक ऐसे अपार्टमेंट में जिसके सामने कोई नेबर भी नहीं है और वो मतलब अपनी फैमिली से भी लड़ी हुई और उसकी फैमिली भी बिल्कुल इस तरह की फैमिली के जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्ची चाहे जिए मरे, वहाँ पर फिर उसकी इस तरह से डेथ हो जाना, आई थिंक दैट वाज द प्रिटी मच रीज़न जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर हम मेडिकल रिपोर्ट को हटाकर ओवरऑल इन्वायरमेंट रिपोर्ट को देखें तो अगर हमें आज तक ये लगता है कि उनका मर्डर हुआ। हाँ, अगर उसकी प्रॉपर थॉट इन्वेस्टिगेशन हो तो हमारा एनालिसिस आज भी यही कहता है कि ये मर्डर केस ही होगा, क्योंकि देखें फाइनेंशियल क्राइसिस का वो शिकार नहीं थी। ये बात भी पहले क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा कि वो 4 लाख उसको ट्रांसफ़र कब हुआ, क्या उसके मरने के बाद हुआ या पहले हो गया था? अगर पहले हो गया था तो फिर शायद वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार नहीं थी, वो अपने लिए फूड भी रख सकती थी। और अगर उन्होंने अपना रेंट पे नहीं किया तो आप खुद ये देख लें कि वो 9 मंथ से तो डेड थी, वो अपना रेंट कैसे पे करती जब वो जिंदा ही नहीं थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये केस सीसीडी को जब दिया जाता है तो उन्होंने भी बैक ऑफ कर लिया कि नहीं, शायद उन्होंने कहा है कि ये एक मामूली सा केस है, अब हमारे पास हर कोई इस तरह की नौयत लेकर आ जाएगा और अगर कल ये केस अदालत में जाता है तो अदालत में सबसे पहले सुनवाई ही हमारी हो जानी है। तो हमारी ये रूल्स के खिलाफ है, अगर अदालत हमें कहती है तो फिर हम इसमें स्टेप इन कर लेंगे। एग्जैक्टली, आई थिंक उनका तो करना यही बनता है, क्योंकि इस तरह के तो फिर बहुत सारी, देखो हम सिर्फ सेलिब्रिटी को और एक लेमैन को डिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेलिब्रिटी थी तो उसको डिफरेंट तरह से ट्रीट किया जाए और अगर किसी गाँव में कोई लड़की के साथ ज्यादती होती है, उसकी कहीं लाश पड़ी रह जाती है तो उसको नहीं ट्रीट करेंगे। वो तो फिर सब कुछ ही सीसीडी के अंडर आ गया ना, तो वो खामखा की कोई ऐसी एग्जांपल नहीं पैदा करना चाहते। बट कोई तो डिपार्टमेंट होना चाहिए ना जो इस तरह के केसेस को भी प्रॉपर लेकर चले, देखे, इन्वेस्टिगेशन करे, पता चलाए कि भाई है क्या। मेरे ख्याल से सारा कट्टा खुल सकता है अगर सिर्फ उसके फ़ोन का प्रॉपर फोरेंसिक किया जाए, और वो फोरेंसिक करने से ही सीटीडी ने मना कर दिया। हाँ, फ़ोन का फोरेंसिक अगर सिर्फ सीसीडी के पास ये सहूलत मौजूद है तो दूसरे इदारों को भी दे देनी चाहिए यार। मतलब क्राइम तो अनगिनत है, जितने मर्जी आप देखते जो आपको रोज़ मिलेगा कोई ना कोई, तो कहीं ना कहीं से तो सोल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। बहरहाल एज ऑफ नाउ अभी तक मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इट वाज मेडिकल डेथ, ठीक है, नॉट काइंड ऑफ ट्रैजिक, बट फर्दर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये केस क्लोज नहीं हुआ। मे भी आपको हफ्ते 2 हफ्ते या 2 महीनों बाद कुछ ना कुछ इसमें नई अपडेट लाजमी सुनने को मिलेगी। हो सकता है कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आ जाएगा, अच्छा जी फाइनली हमें ये शवाहिद मिले थे और इसकी बेस पे हमने ये कार्रवाई की और ये बंदा सामने आया, उस बंदे ने ये बयान दिया, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी फ्यूचर में सरप्राइज हो सकता है, बट वी आर रैपिंग अप दिस केस नाउ। आई गेस हम इसके बाद इसके ऊपर फर्दर कोई डिस्कशन नहीं करने वाले। हमने सोचा कि एक दफ़ा कंक्लूड कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अभी भी हमें ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हुआ क्या, हमें तो बता दो, हमें तो। हमने कहा चले एक पूरी एक कंसाइज वीडियो बनाते हैं जिसमें हम टोटल एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस सारे मामले में चल क्या रहा है और हुआ क्या। या दैट वाज एवरीथिंग फ्रॉम आवर साइड के जो भी हम लोगों ने इस पर रिसर्च की। कैसा लगा आपको ये ओवरऑल फीडबैक हमारा इस केस से रिलेटेड कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर आप फ्यूचर में इस तरह के किसी भी केस से रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको ऑथेंटिक वे से
पता चले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक एज वेल, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट बनाने के। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।